मैं राजवीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग पर आधारित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं सारे वो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किए हुए हैं, जिसमें आप आईए, कंप्यूटर टीचर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नेट, सेट, टेट सब का लेवल लेते हुए हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो आपके सामने जैसे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। दोस्तों, मैंने आपको मेरे सी के पर आधारित वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम आती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, आपके कम्युनिकेट करवाती है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। तो इसमें ये आंसर आपका ए होगा। ओके, यहाँ आंसर है आपका व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मनुष्य, मानव और कंप्यूटर के बीच में बातचीत की एक विधि है। अच्छा, इसमें 3 ऑप्शन हो रहे हैं, इन पर भी थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन। इसका मतलब आप समझते हो, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर आपके एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपके सामने और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये क्या है, सिंपली आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये आपके जो क्रिएटिंग करने के लिए, आपके एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टूल फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट। अच्छा, टूल्स, डिजाइनिंग टूल्स कौन कौन से हैं वेबसाइट के? तो इसमें वो होते हैं आपके, इसमें डिजाइनिंग टूल कौन कौन से होते हैं? डिजाइनिंग टूल आपके होते हैं इसमें आपके एक, इसकी डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन की लैंग्वेज जो होती है आपकी वो है HTML प्लस एक है आपकी ASP है, PHP है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे और क्वेश्चंस को भी इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो टूल्स, ये कोई टूल भी नहीं है वेबसाइट डिजाइनिंग का। मेथड ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब, यहाँ एनक्रिप्शन का मतलब भी आपको समझा देता हूँ मैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, तो एनक्रिप्शन क्या है? तो एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन जनरली आपका एक मेथड होता है जो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोडिंग में करने के लिए काम आता है। किस में बदलता है? कोड में। इस जो ये प्रक्रिया जो होती है उसे बोलते हैं आप एनक्रिप्शन। यानी टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर कोड में बदलना क्या कहलाता है? आपका एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन यानी कोड को वापस से डिकोड करना, वापस टेक्स्ट में बदलना, इसको बोलते हैं डिकोड करने के लिए ये क्या होगा आपका? डिक्रिप्शन। ठीक, तो यहाँ पर आपके एनक्रिप्शन क्या होता है ये आप समझ में आ गए होंगे। ये क्या है, आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए काम में आता है इंटरनेट पर। जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रहे हो और वहाँ पर आप डेटा सेफ भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं? आप एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहा आपका व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। तो इसका आंसर आपका ए है। ठीक है, ये आपके, तो
मैं समझता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद हम आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंपाइलर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देना चाहता हूँ कि आपके एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो आपके ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्ट करवा रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मशीन जो होती है, कंप्यूटर जो वो है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी होती है मशीन लैंग्वेज। क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। ओके। और ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको हम कंप्यूटर में बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी कौन सी है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके। तो ये आपकी मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है आपके कोड को, ठीक है, किस में, लोअर लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये क्या करेगा, ट्रांसलेट कोड इनटू लोअर लेवल लैंग्वेज, ये ऑप्शन है आपका। यानी जो कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कोड को, प्रोग्रामिंग कोड को, ठीक। यहाँ आपका एक ज़रूरी ही बात है, यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्रामिंग कोड है। प्रोग्रामिंग कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीनी कोड में, लोअर लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन भी है, टू हेल्प डीबग कोड। डीबग का मतलब क्या होता है, ये भी हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन में आ जाए। व्हाट इज डीबगिंग, डीबगिंग, वग कंप्यूटर लैंग्वेज में जो वग होती है, वग कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बग होती है, बग का मतलब होता है आपका एरर, ठीक है। यानी बग क्या है आपकी, सिंपली एक एरर है, ठीक। यानी एरर, अब एरर कंप्यूटर में दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स, और एक होती है आपकी लॉजिकल एरर। क्या होगी, लॉजिकल एरर, ठीक। तो यहाँ पर आपकी ये जो एरर हैं, इस एरर को फाइंड करना होता है आपका डीबगिंग, डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड द एरर। अब इसमें लॉजिकल एरर और आपकी सिंटैक्स एरर कुछ भी हो सकती है। सिंटैक्स एरर होती है वो आपके कंपाइलर ही शो कर देता है, बट लॉजिकल एरर्स को आपके कंप्यूटर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये रन फास्टर, ये तो सिंपली एक एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, किसी कोड को कितने फास्ट रन करेगा और मेक ए कोड, इनसे कोई मतलब नहीं है। बट इसका जो आंसर रहा वो हमारा क्या रहा, व्हाट इज पर्पज ऑफ कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टू ट्रांसलेट कोड इनटू ए मशीन लैंग्वेज। अच्छा, व्हाट इज एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, तो देखो, ए सीरीज ऑफ कमांड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। क्या एल्गोरिदम सीरीज ऑफ कमांड्स होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, नहीं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको तो कहते हैं ए सीरीज ऑफ कमांड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इसे बोलते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपका नहीं है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, या प्रोसीजरल लैंग्वेज कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। अ वे टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, या जो एल्गोरिदम होती है वो हमेशा क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्विंग करने का जो वे होता है उसको बताती है, ठीक है। गणितीय समस्याओं को हल करने का एक तरीका होती है एल्गोरिदम कोई भी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, सी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है इसमें।
तो देखो आपको सबसे पहले है असेंबली। असेंबली के बारे में आप जानते हो, सबसे पहले जो आई थी आपकी वो मशीनी लैंग्वेज थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आपकी सिंपली जो थी वो किस में थी, 01 में। इसके बाद जो थी आपकी वो आई थी असेंबली। असेंबली जो लैंग्वेज थी वो इक्विवेलेंट मशीनी लैंग्वेज ही थी। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो पूरी तरह से, इसमें आपको जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड काम में आता था उसको हम बोलते थे न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड, ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा कभी भी पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड होता था वो न्यूमेरिक कोड था। मशीन लैंग्वेज में जो कोड था वो आपका 01 मशीन कोड था। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज भी आपकी एक मशीनी लैंग्वेज थी। सेकंड आता है आपका सी। अच्छा सी, देखो HTML के बारे में बता देता हूँ पहले। HTML आपकी कैसी लैंग्वेज है? HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, ये कैसी है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये आपकी वेब पेज डिजाइनिंग के लिए काम में आती है। तो यहाँ HTML तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये तो वेबसाइट डिजाइन के लिए डिजाइनिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट डिजाइन करती है। असेंबली आपकी है नहीं। ओके, तो दो लैंग्वेज आपके सामने से गई, एक असेंबली और एक HTML। अब रही सी और एक पाइथन। तो देखो सी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड बताता हूँ। वैसे सी को बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं? सी कैसी है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक, क्यों है सी मिडिल लेवल लैंग्वेज? तो देखो सी में क्या है, कुछ फंक्शंस जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, जिनमें आपके जैसे आपके फंक्शन कौन कौन से सी में हैं, वह है आपके एक पॉइंटर। ये आपके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को अलाउ करता है। किसको? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। ये डायरेक्टली आप मेमोरी एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं। ऐसे ही इसमें कुछ इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, एरर मैसेज को हैंडलिंग के, इंटरप्टिंग के हैं, यानी इंटरप्टिंग के फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शंस इसमें लो लेवल लैंग्वेज के हैं। ठीक है, सी में। साथ में इसमें कुछ जैसे ये फंक्शंस हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है सी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है सी, तो इसलिए इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के भी। तो इसको बोलते हैं हम, कैसी है ये? मिडिल लेवल। ठीक है, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज है ये। पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये, एच है। ओके, तो आपका अगर सी और पाइथन दोनों ही दिया हुआ है तो इसमें आप किसको करोगे? सी। पाइथन है आपके, नहीं कि सी। हालांकि सी में कुछ फंक्शन आपके हाई लेवल लैंग्वेज के सपोर्ट करती है ये, बट साथ के साथ ही सी आपके लो लेवल लैंग्वेज के भी, मशीन लैंग्वेज के भी फंक्शंस को सपोर्ट करती है। असेंबली कोड को डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सी को हम इसमें, अगर एग्जांपल में आपको पाइथन भी दिया हुआ है इसलिए आप इसको पाइथन करेंगे, क्योंकि पाइथन में आप कोई लो लेवल लैंग्वेज के फंक्शंस को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट? एसडीके फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्या है? देखो, ए सेट ऑफ टूल्स यूज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली ये क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, यानी जिसमें इनबिल्ड कोई भी एसडीके जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसी में आपका देखो एडिटर होता है। क्या होता है? एडिटर होता है, प्लस उसी में उसका कंपाइलर या इंटरप्रीटर होता है। कंपाइलर या इंटरप्रीटर होगा उसका एड। ठीक है, इसी में आपके सारे यानी फंक्शंस, ये एक डेवलपमेंट किट होती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पूरा टूल होते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो ये जो एसडीके है वो क्या है? इस सेट ऑफ टूल्स, यानी इसमें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नो, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एसडीके। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जिनमें आप जानते हो? विंडो है, डॉस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हो,
सी है, C++ है, जावा है, ठीक है। टाइप ऑफ हार्डवेयर, नो टाइप ऑफ हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर्स के बारे में आप जानते हो जिन्हें छू सकते हैं वो सारे। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहेगा आंसर ए। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जनरली अभी मैंने आपको बताया था डिबगिंग, नो, डिबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड द वर्क्स एरर्स। मैंने अभी बताया था डिबगिंग क्या करती है, एरर्स को फाइंड करती है। किसको, एरर को। तो ये प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। कोडिंग, कोडिंग इज द प्रोसेस टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कोडिंग क्या होती है, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोडिंग। यानी किसी एल्गोरिदम को आपको राइट करना है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लिखना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग। ओके, कंपाइलिंग, कंपाइलिंग क्या है, यहाँ पे आंसर तो आपका बी रहेगा, बट इसके बारे में और बात कर लेते हैं। कंपाइलिंग एंड इंटरप्रीटिंग। कंपाइलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द कोड टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलिंग अभी पीछे वाली बात की थी हमने पिछले क्वेश्चंस में कि कंपाइलर इंटरप्रीटर दो होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलेंगे, आपके मशीन लैंग्वेज कोड में। ठीक, तो इस जो प्रक्रिया होती है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने की, उसको कंपाइलिंग या इंटरप्रीटिंग कहते हैं। कंपाइलिंग में क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाइलिंग में क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में हो सकता है आपने 15 लाइन का कोड लिखा है, तो कंपाइलिंग में क्या होगा, पूरा एक साथ वन टाइम में ये क्या होगा, कोड ट्रांसलेट होगा मशीन लैंग्वेज में। अगर कहीं एरर होगी तो सारी एरर से एक साथ सुन। जबकि इंटरप्रीटर में क्या होगा, वन बाई वन लाइन आपके कोडिंग कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये बात रही आपकी कंपाइलिंग इंटरप्रीटिंग की। बट जो प्रोसेस है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने की, उसको क्या कहते हैं, कोडिंग। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अब आप आते हैं व्हाट इज अ सिंटैक्स एरर। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको इससे पहले बताया था, एक क्वेश्चन में सिंटैक्स आया था, सिंटैक्स एरर क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर पर जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसमें दो एरर हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक सिंटैक्स एरर और दूसरी है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स आपके आउटपुट्स को अफेक्ट करती हैं। हो सकता है आपने कोई फार्मूला लगाना था, फार्मूला आपको प्लस करना था, प्लस की जगह ऑपरेटर लगा दिया आपने माइनस या मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, उस टाइम पे ये जो एरर होगी वो आपके सिंटैक्स ना होकर लॉजिकल एरर होगी। सिंटैक्स एरर क्या होती है, सिंटैक्स पहले से प्री डिफाइंड, मैंने जैसे बताया था कि किसी हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में आपको पता है कि अगर आपको प्रिंट एफ लिखना है तो प्रिंट एफ स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, साथ में ब्रैकेट लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, जो कुछ लिखना है उसे लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद करेंगे, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक प्रिंट एफ का सिंटैक्स है। सिंटैक्स एरर में हमेशा क्या होता है, ये एरर इस तरीके की, अगर आपने कहीं इसमें मिस्टेक कर दी, सेमीकोलन लगाया नहीं या प्रिंट एफ में कुछ गलत लिख दिया मीनिंग, या बीच में कुछ इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। तो अपन पढ़ते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लॉजिकल एरर, नो, एन एरर इज द प्रोग्राम लॉजिक में त्रुटि नहीं है, प्रोग्राम में के लॉजिक में त्रुटि होगी, उसको क्या कहेंगे, लॉजिकल एरर कहेंगे। अच्छा, कार्यक्रम में उपस्थित में त्रुटि नहीं, ये भी नहीं है, अपीयरेंस में नहीं होगी। ठीक है, प्रोग्राम्स के आउटपुट में एरर आएगी ना, कतई नहीं आएगी। ये एरर क्या होगी, जब आपने प्रोग्राम लिखा है, लिखने के तरीके में अगर त्रुटि की है तो आपके क्या होगा, आपकी सिंटैक्स एरर होगी। यानी लिखने के तरीके में अगर आपने कोई गलती की है तो उसको क्या बोलते हैं, आपके सिंटैक्स एरर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आपको अभी जस्ट बताया ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ये क्लोजर टू ह्यूमन होती है, आदमी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, और ये
फिर हम इसको क्या करते हैं, जरिए कंपाइलर या इंटरप्रीटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, क्लोज टू मशीन? नो, मशीन लैंग्वेज की क्लोज नहीं होती है, बिल्कुल ट्रांसलेट करवानी पड़ती। क्लोजर टू ह्यूमन, ओके, बिल्कुल आदमी के यानी ह्यूमन के क्लोज में होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड को इटसेल्फ क्या होती है, मशीन लैंग्वेज ही है। HTML पता ही नहीं है, वेब डिजाइनिंग के लिए काम आती है, ओके। तो ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। सिमिलर लाइक ह्यूमन लैंग्वेज ही होती है, यानी मनुष्य की जो भाषा होती है, जैसे इंग्लिश है जो आपकी, उस तरीके से ये वर्क कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद है प्रोग्रामिंग लूप क्या है। प्रोग्रामिंग लूप क्या है, देखो व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लूप। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम काम करते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक काम में लेते हैं, तो उसमें लॉजिक 3 काम आते हैं। एक सीक्वेंशियल लॉजिक होता है, ठीक है, एक आपका सिलेक्शन लॉजिक होता है, और एक आपका इटरेटिव लॉजिक होता है। इटरेटिव लॉजिक, इसमें सीक्वेंशियल में क्या होता है कि सारे स्टेटमेंट वन बाई वन आफ्टर इस तरीके से चलते जाते हैं और रन होते हैं। जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेस पे कुछ लॉजिक वन टाइम रन होता है और कुछ स्किप हो जाता है। जबकि इटरेटिव में क्या होता है, आपका इटरेटिव को ही बोलते हैं लूप, यानी बार बार। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। लूप को हम क्या कहेंगे, रिपीटेशन स्टेटमेंट, रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं इनको कई बार, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये, दैट रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी एक ये क्या है, जो एक ब्लॉक को निश्चित संख्या में एक या निश्चित स्थिति में पूरा होने तक दोहराता है। इसमें एक कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के होने तक वो क्या है, बार बार रिपीटेड। एल्गोरिदम नहीं है, एल्गोरिदम मैंने बताई है, एल्गोरिदम क्या होती है, ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विद अनएम्बिगुअस, ठीक है। तो ये आपके एल्गोरिदम नहीं होगी, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है। एनक्रिप्शन में अभी आपको बता ही चुका हूँ एनक्रिप्शन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीटेड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है। एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या होता है, तो ये क्या है, एल्गोरिदम की जो कोड को रीडेबल, कोड तो लिखते ही नहीं है एल्गोरिदम। हाँ, एल्गोरिदम को बाद में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोड की फॉर्म में, ओके। तो कोड नहीं है, रन कोड को क्विकली नहीं करेगा, वेबसाइट को डिजाइन भी नहीं करेगा। ये क्या करने के लिए आता है, किसी समस्या को परिभाषित, कुशल और प्रभावी तरीके से हल करने का तरीका होता है एल्गोरिदम। अ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन डिफाइंड, एफिशिएंट, इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी जस्ट बात की थी, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर एक के बारे में बात की थी, जो आपका कंडीशनल सिलेक्शन के लिए होता है, इटरेटिव होता है। ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या है, निर्देशों का सेट जो उस क्रम को निर्धारित करता है, कथनों को निष्पादित करता है, यानी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, टेक्निक ऑफ हैंडलिंग एरर, या वे टू इनपुट डेटा इनटू प्रोग्राम, नहीं। ये क्या करता है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है कि कोई स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे हम इसमें स्टेटमेंट, एक तो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हो सकता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में तो सारे पहला, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से इस ऑर्डर में रन होगा। बट अगर आपने इफ एल्स का नाम सुना होगा, इफ एल्स या स्विच केस, ये सारे कैसे हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। इनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई कंडीशन के मीट होने पर वो क्या करेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ को स्किप करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, या इटरेटिव स्ट्रक्चर होता है। इटरेटिव जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रिपीटेटिव में जब तक कंडीशन को फुलफिल करता है, वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर आपके ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी आपका क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत सारे लोग जानते होंगे डेफिनेटली कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की। तो इसके बारे में आपको पता ही है, डेनिस रिची, ठीक है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार मैं फिर बता भी देता हूँ कि बिल गेट्स जो हैं आपको पता होगा किसके संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स। ठीक है। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, ये आपके जो एप्पल कंपनी है उसके हैं, और वार्निश ट्रॉयस्ट्रप ये जो आपके डेवलपर थे वो थे आपके C++ के। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। बाकी आपको पता ही है कि C लैंग्वेज का जो डेवलपर था वो था डेनिस रिची। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार कब विकसित की गई, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप की गई, तो ये आपको मालूम ही होगा डेफिनेटली, ये 1972 में है। ओके, इसमें कुछ दो राय नहीं है। बाकी आपके 1965 में ये सारे नहीं है। इससे पहले इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर, सी को किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया गया था। एक्चुअली सी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित नहीं किया जा रहा था। ठीक है। इसका डेवलपमेंट जो किया गया था वो आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया था। एक्चुअली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। बट उससे पहले कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की को क्या हो गई, सी डेवलप हुई, और सी पर बाद में किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया, यूनिक्स को। हालांकि बहुत सारे कोड विंडो में भी कुछ कोड सी में ही लिखे गए हैं, मैक ओएस भी सी में ही लिखा गया है, लाइनक्स भी सी में ही लिखा गया है, बट पूरी तरीके से जो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से जो डेवलप किया गया सी में वो आपका क्या है, यूनिक्स है। ओके। हालांकि अधिकतर जो फर्मवेयर्स होते हैं, जो आपके रोम होती हैं, चिप होती हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो आपके सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, और वो भी लिखी जाती है ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज और होती है जिसमें आपके किसी भी फर्मवेयर को लिखा जाता है। थोड़ा ध्यान रखें, आगे मैं और भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग में बनाने के लिए आपका मेन मोटिवेशन क्या था। व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर क्रिएटिंग द सी प्रोग्रामिंग। इसका प्राइमरी जो मोटिवेशन था वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना नहीं था। ठीक है। ना ही हाई लेवल लैंग्वेज बनाने का था, ना ही ये था आपका, ये जो सिंपली था वो टू प्रोवाइड ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यूनिक्स, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए यूनिक्स के लिए ये जो बनाई गई थी वो सी को डेवलप किया गया था। प्राइमरी इसका मोटिव यही था, बट बाद में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और इसको एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी काम में लिया जाने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज के तरह भी इसे काम में लिया जाने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी प्रोग्रामिंग भाषा के इतिहास में 1983 का क्या महत्व है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो सी 1983 से पहले सी को जनरल वैसे काम में लिया जा रहा था, ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो किया गया था वो आपका 1983 में किया गया था। सी का इंट्रोडक्शन तो 1972 में ही हो गया था। सी प्लस प्लस वॉज क्रिएटेड, नो सी प्लस प्लस भी जो क्रिएट हो गई थी वो 1978 या 1980 के समथिंग हो गई थी। ठीक है। और सी वॉज फर्स्ट यूज फॉर कमर्शियल पर्पज ना, कमर्शियल यूज के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो आपके सबसे ज़्यादा वो थी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर सी का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था 1983 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर का क्या काम है, फंक्शन क्या है प्री प्रोसेसर से। प्री प्रोसेसर के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में जब आप हेडर पार्ट में जो लिखा जाता है हैश लगा के, इसके आगे कुछ वर्ड लिखे जाते हैं जिनमें एक मेन वर्ड है इंक्लूड, हैश, डिफाइन, हैश, इफ डेफ, ये सारे क्या हैं, प्री प्रोसेसर्स हैं। ये प्री प्रोसेसर्स क्या करते हैं, ये प्री प्रोसेसर्स देखो आपके इसमें से क्या काम करते हैं। तो देख
प्री प्रोसेसर इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं? नो, प्री प्रोसेसर इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनको हम कई बार मैक्रो बोलते हैं। ये सही है आपका, थर्ड सी है, टू मैनेज प्रोग्राम डिपेंडेंसीज एंड परफॉर्म मैक्रो एक्सपेंशन। ओके, ये फ्लो कंट्रोल फ्लो करते हैं? नहीं, कंट्रोल फ्लो के लिए तो कंट्रोल स्टेटमेंट काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें है सी हेडर फाइल में शामिल करने के लिए किस प्रकार के निर्देशों का प्रयोग किया जाता है? What type of directive is used to include header file? हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए आपके सामने मैंने अभी बताया था, इंक्लूड है, हैश इंक्लूड। ये जो हैश डिफाइन है ये क्या काम आता है? हैश डिफाइन आपके मैक्रो डिफाइन करने के लिए काम आता है, मैक्रो MACRO, या फिर आपके किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आता है, कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। इफ आपके किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, पूरे प्रोग्राम के पोर्शन को कंट्रोल करता है रनिंग करने के लिए। इफ डेफ और अनडेफ उसको अनडिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए क्या काम आता है आपका? हैश इंक्लूड। ये प्री प्रोसेसर काम में लिया जाता है। ओके, इसके बाद अगला है आपका सी में मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए कौन सा प्री प्रोसेसर? अभी मैंने जस्ट बताया ये आपको। सी में मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए काम में लिया जाता है वो हैश डिफाइन है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, कौन सा? हैश डिफाइन। मैक्रोज डिफाइन करने के लिए ध्यान रखना, मैक्रोज डिफाइन करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, हैश डिफाइन। जैसे आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ए, और यहाँ लेन ले दिया 3.14 इंटू ए, ये सर्किल का एरिया हो गया। तो इस तरीके से लिख दिया, तो ये एक मैक्रो डिफाइन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टिव इज यूज्ड टू कंडीशनल कंपाइलिंग कोड इन सी? कंडीशनल कंपाइलिंग यानी हम कंपाइल के टाइम पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड कंपाइल करना है, तो इसके लिए आपके हैश इफ डेफ काम आता है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, हैश इफ डेफ होता है। और इसको हटाने के लिए, वापस अनडिफाइन करने के लिए किसी भी चीज़ को, आपके अनडेफ आता है। ओके, तो इसके बाद आपका है सी में व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टिव इज यूज्ड टू फॉर अनडिफाइन है, अनडेफ है। ओके, तो ये आपको फटाफट आप कर सकते हो, अनडेफ है, इसके लिए और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या इनिशियलाइज करता है डेटा को, स्ट्रक्चर को? नो, ये फंक्शन इनिशियलाइज नहीं करता है। ये वो फंक्शन होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है और सबसे पहले कॉल करता है। तो ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन कॉल होता है? मैन। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्लियर रहना चाहिए, फंक्शन प्रिंट करने के लिए नहीं आता है, क्लीन अप भी नहीं करने के लिए आता है, ये क्या करता है? फंक्शन कॉल करने के लिए आता है काम। ठीक, तो ये आपका सी क्वेश्चन में, सी प्रोग्रामिंग मैन पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स डिफाइन इन मैन? करेक्ट सिंटैक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर आप देखो, मैन को जो लिखा जाता है इंट मैन बट बॉडी, इसमें ये है डी। वॉइड मैन, इसमें किसी में भी वो नहीं है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका होता है इंट मैन इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, सी के फंक्शन में अगर आपने मेन फंक्शन यूज किया है तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट, तो मैंने आपको मेरे सी के जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज जो बनाए हुए हैं, उनमें मैंने बताया था कि जी जो सी का फंक्शन होता है मैन, वो हमेशा किसके द्वारा कॉल होता है? अभी जस्ट बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, इसी से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू
जीरो होती है, और जीरो रिटर्निंग का मतलब होता है आपका सक्सेस, यानी कोई भी प्रोग्राम अगर आपका सक्सेसफुली रन हुआ है तो जीरो, और अगर अनसक्सेस हुआ है या बीच में कोई एरर आई है तो 1 होता है अनसक्सेस के लिए। ठीक, तो ये एक कोड रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी में मेन फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का जो मेन पर्पज़ होगा वो क्या होगा, रिटर्न ए वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, प्रिंटिंग नहीं होगा, एग्जिट भी नहीं होगा, ये क्या करता है, रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक वैल्यू 0 या 1 की फॉर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक सिंगल सी प्रोग्राम में कितने आपके मेन फंक्शन हो सकते हैं? तो डेफिनेटली किसी भी सी के प्रोग्राम में, एक सी के प्रोग्राम में सिंगल ही आपका मेन फंक्शन हो सकता है, एक से अधिक मेन फंक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, ये याद रखिए। और हर जिस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है उसमें एक मेन फंक्शन ही का होना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर सी में किसी में रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, सी में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होता है, जैसे आपने इंट, मैन और ब्रैकेट, और यहाँ आपने रिटर्न नहीं लिखा, एंड में रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न नहीं किया, तो हमेशा उसकी डिफ़ॉल्ट जो रिटर्निंग वैल्यू होती है वो क्या दी जाती है, 0। ये याद रखें, डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न बाय मेन स्टेटमेंट, मेन फंक्शन, तो वो क्या होती है, 0। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, और क्वेश्चन सीरीज़ में आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके साथी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, उनके लिए भी शेयर कीजिए। थैंक यू।